हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अभी वीडियो का एग्जाम में तो समय है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने हिसाब से प्लान बना लिया होगा। तो कल आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी कि आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आज से आप लोगों के पास पूरे 50 दिन बचे हुए हैं। ठीक, तो कल मैं एक वीडियो आप लोगों को दे दूंगा कि आपको इन 50 दिन में आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए। ठीक, और अभी जो 21 तारीख में एग्जाम है सचिवालय रक्षक का, तो उम्मीद है कि उसकी तैयारी आपकी कंप्लीट हो ही चुकी होगी। अब आपको जो पढ़ा हुआ है वही रिवाइज करना है और रिवीजन भी अपने हिसाब से बांट लेना है, क्योंकि अब पूरे एक सब्जेक्ट में आप 3-4 दिन नहीं लगा सकते। अब आप कुछ घंटों में समय बांटेंगे सब्जेक्ट को। ठीक है, उसके हिसाब से आप मोटा मोटा करके देख लेंगे, जो पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंडरलाइन किया होगा, उसके हिसाब से। और नई चीज पढ़ने की गलती बिल्कुल मत कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि चलो कोई भी दे देगा कि थोड़ा सा इसमें से देख लो, ऐसा मत करना। जो पहले पढ़ा है, उम्मीद है कि आपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ा होगा, तो उसी के हिसाब से रखना। तो चलो, आज की क्लास में हम करेंगे मूल अधिकार, और मूल अधिकार में कोशिश करेंगे कि सारे आज ही की क्लास में खत्म हो जाए। और क्योंकि स्पीड से करेंगे, क्रैश कोर्स है, ज़्यादा डिटेल से नहीं कर सकते ये। वैसे नॉर्मल क्लास में तो 3 क्लास में खत्म होगा, यानी कि 3 घंटे में खत्म होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ करते हैं मूल अधिकार। जो मेन क्वेश्चन है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप उसी के हिसाब से नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, यह है मूल अधिकार। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में दिया गया है। तो मूल अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार इतना है। अब अगला क्वेश्चन ये भी था कि इनका जो वर्णन है कितने अनुच्छेदों में किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो ये जो पूरे अनुच्छेद हैं ये 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार है। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके अलावा जो यहाँ से क्वेश्चन आया है कि मूल अधिकारों की हिस्ट्री के बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बहुत सारी क्लासेस में रहता है कि इसकी मांग सबसे पहले कहाँ हुई, कैसे हुआ था, विश्व में कहाँ मांग हुई थी, किसे मैग्ना कार्टा माना जाता है, वो बात अलग है और वो डिटेल यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं। मूल अधिकार बहुत सिंपल से दिया गया, केवल मूल अधिकार दिया गया है, तो वही हमें करने हैं, भारतीय जो संविधान के मूल अधिकार। ठीक है, अब देखो, भारतीय संविधान में जो मूल संविधान में जो थे वो 7 मूल अधिकार दिए गए थे। मूल रूप से कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान में हो गए ये 6। वर्तमान में कितने ही इनकी संख्या हो गई? 6 हो गई। ठीक, आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आपको कमेंट में ये बताना कि कौन सा मूल अधिकार इनमें से हटाया गया है। अब वो कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, और अनुच्छेद 19 और 31 से उसे हटा दिया गया है। तो आप कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि कौन सा मूल अधिकार इनसे हटा है। अब देख लेते हैं मूल अधिकारों का वर्णन, वो वर्गीकरण कर लेते हैं, कैसे कैसे होगा इनका वर्गीकरण, कहाँ कहाँ ये रहते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के मूल अधिकार होते हैं। पहला जो लिखेंगे यहाँ समानता का या समता का अधिकार होगा। ठीक है, समानता का या समता का अधिकार, समानता ही कर देंगे। ठीक है, पहला है ये समानता का अधिकार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समानता का अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका जो वर्णन किया गया है वो 14 से 18 के बीच में किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में क्या है? समानता का अधिकार है इसमें। अब अगला जो दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ भी का अधिकार। तो इसका जो वर्णन किया गया है वो 1922 के बीच में किया गया, यानी कि 19 और 22 के बीच में इसका वर्णन है। तो इसका 19 से 22 के बीच में इसका वर्णन किया गया। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा जो होगा वो कौन होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा कर देना। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, 2 अधिकार है उसमें, 23 और 24 है। 23 व 24, इनके बारे में थोड़ा सा ये शॉर्ट में बताऊंगा, आप वहां से इसे देख लेंगे। 23 व 24 है। और एक चीज और है कि काफी लोगों के जो मेरे पास ये कॉल आई थी, जो हमारा नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, कमेंट तो कम ही आए थे, वो चाह रहे थे कि ये पॉलिटी रोक दें और वो रीजनिंग और कंप्यूटर शुरू कराना चाहते थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये, क्योंकि पूरी क्लासेस तो आ नहीं पाएगी, हिंदी हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो अगर चाहते हैं रीजनिंग या कंप्यूटर शुरू करना, पॉलिटी रोकना,
तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, तो फिर वो उसी हिसाब से क्लासेस चलेगी, क्योंकि रीजनिंग की शुरू कर हो जाएगी, फिर ये उसके बाद कंप्यूटर की हो जाएगी। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार आ गया आपका 23 से 24 के बीच में। अब आता है चौथा अधिकार। चौथा जो अधिकार होता है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। तो इसमें क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार होगा वो 25 से 28 के बीच में होगा। ठीक है, 25 से 28 के बीच में। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ होगा, 25 से 28 के बीच में। अगला जो अधिकार है पांचवा, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा व संस्कृति अधिकार। तो ये है 29 से 30 के बीच में, 29 व 30, इन दोनों में शिक्षा और संस्कृति के बारे में बताया गया है, तो वहां से देख लोगे। और लास्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो छठा अधिकार है यहाँ, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बड़ा फेमस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आए हैं। तो ये केवल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब समानता के अधिकार में हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके समानता का अधिकार लिखेंगे, और अनुच्छेद 14 में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये सारी चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और आप लोगों की सुविधा के लिए क्या करता हूँ कि मैं पहले लिख देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ऐसे, और एक वीडियो में सारे निपटा नहीं है। तो इसके अब देख लेते हैं समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में देखो ये 5 अधिकार हैं समानता के अधिकार में। इनका मैं बहुत छोटा सा ब्रीफ में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इनकी जो डिटेल है फोटोकॉपी है, फेसबुक पेज पर डाल दो, आप वहां से देख लेना। देखो समता के अधिकार में कितना है, 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार होता है। पहला जो अधिकार होगा उसका विधि के समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण है यहाँ। ठीक है, यहाँ विधियों आएगा, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, विधियों का समान संरक्षण। अब इसमें विधि के समक्ष समता, ये तो अवधारणा ली गई है ब्रिटेन से, और विधियों का समान संरक्षण ये लिया गया है यूएसए से, अमेरिका से। इसके बारे में मैंने डिटेल से, जो हमारी डिटेल क्लास थी उसमें समझा दिया गया है। डिटेल क्लास का लिंक इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। ठीक है, यानी कि विधि के समक्ष समान, हर व्यक्ति समान होगा, कोई भी हो उसके विधि के समक्ष समान है। ऐसा नहीं होगा कि मैं एमपी एमएलए हूँ, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर मैंने कोई क्राइम किया दूसरे के खिलाफ कार्रवाई होगी जो गरीब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी होगी, विधि के समक्ष सब समान है। अब आता है धर्म जलज। इसमें लिखा हुआ है धर्म, मूलवंश, जन्म, जाति या किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म जलज का मतलब होगा धर्म, ये जगह का मैं, इसका यहाँ का मतलब होगा मूलवंश, ये होगा जाति। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ल का मतलब होगा लिंग। ठीक है, और ये होगा जन्मस्थान, यानी कि इनके आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो हर व्यक्ति को ये अधिकार मिला हुआ है। अब देखो इसमें कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। प्रतिबंध का मतलब ये होगा कि अगर मान लो कोई जगह ऐसी है कि जहां मान लो कि जो महिलाओं के लिए प्रोग्राम है, कुछ सीटें, जो कोई प्रोग्राम चल रहा है, कुछ एरिया महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाता है, क्योंकि वहां कोई भी जाए वहां शांति बनी रहे, कोई भी पुरुष ऐसा ना जाए जो या कोई गड़बड़ हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो कुछ चीजें रखी जाती है वो, उसके बारे में मैंने डिटेल से पहले समझाया है। अब है 16 का, नियोजन की स्वतंत्रता है 16 में। इसका मतलब ये होगा, सार्वजनिक नियोजन लिखा है यहाँ, इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट नौकरी के लिए कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, अपने हिसाब से वो वहां चयनित हो सकता है जैसी उसकी योग्यता होगी। लेकिन इसमें क्या किया गया है, कुछ प्रावधान भी है, 16 के अलग अलग खंड है। तो जहाँ कुछ क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, जैसे उत्तराखंड में है ग्रुप सी में, बाहर के लोग नहीं भर सकते क्योंकि यहाँ पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए कुछ लोगों के लिए ये प्रावधान किया जा सकता है कि वो सीटें रिजर्व की जा सकती है। इसका अपवाद है। इसका भी आता है अब अस्पृश्यता। इसका मतलब ये होगा, जैसे अछूत सुना होगा तुमने, अगर किसी के विरुद्ध तुम ऐसा कोई कृत्य करोगे, यानी कि जातिगत भेदभाव करोगे या कुछ और ऐसा अस्पृश्य बताओगे, किसी को अछूत कहोगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये गलत है इसमें। अगला है उपाधियों का अंत।
देखो पहले जो उपाधि मिलती थी अंग्रेजों के टाइम में सर उपाधि मिलती थी, जैसे मुगलों के टाइम में खान बहादुर खान, बख्त खान, इस टाइप की जो मिलती थी उपाधियां, तो उन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक, अब जैसे भारत रत्न है, अब इसके बाद और बहुत सारी हैं, तो वो उपाधियां नहीं है, वो पुरस्कार है। ठीक, और इसके अलावा तो जो इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपको कहीं विदेश से जाकर कोई पुरस्कार लेना हो तो भारत सरकार से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। चलो अगला अधिकार देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में देखो 1922 के बीच में होता है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में जो होगा वो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, वाक अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की स्वतंत्रता होगी उस व्यक्ति को। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, 6 प्रकार की। तो ये जो स्वतंत्रता होगी इसमें 6 प्रकार की होगी। तो इनकी डिटेल मैंने पहले दे भी दी है, और चाहे तो मैं फेसबुक पेज पे दोबारा फिर ये पूरा, क्योंकि पूरे नोट्स डालूंगा, वहां से आप लोग इसे देख लेना। अब क्या रहेगा, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि का संरक्षण। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दोष सिद्धि में संरक्षण। ठीक है, संरक्षण। अब इसे सुन लो क्या होगा। देखो इसमें 3 तरह के संरक्षण होंगे इसमें। ठीक, एक तो किसी भी आदमी को उसके अपने खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, पहला संरक्षण तो ये होगा। और दूसरा, किसी भी आदमी को एक ही दंड के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक, ये अनुच्छेद 20 में है। इसके अलावा ये रहेगा कि कोई अपराध अगर हो गया उसके बाद कोई विधि बना के उसमें उसे दंड नहीं दिया जाएगा, यानी कि उसके अगर कोई अपराध आज हुआ है उसके लिए विधि बाद में बना के दंड दोगे तो गलत होगा, उसके लिए पहले से विधि होनी चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब अगला है इसमें प्राण में दैहिक स्वतंत्रता। प्राण का जीवन का अधिकार इसमें दिया गया है, इसके बहुत बड़ा हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा कर दिया। इसमें सांस लेने का, अकेले रहने का, घूमने का, चलने फिरने का, बहुत सारे अधिकार है। तो केवल इतना याद रखना, प्राण में दैहिक स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 21 में। और एक चीज और याद रखना कि इसमें आपका मरने का अधिकार नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत अगर स्वतंत्रता है, इसमें बिल्कुल भी कोई लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, तो वो अधिकार नहीं है, वो अपराध है। अब आता है अनुच्छेद 21 का। 21 क्या है, शिक्षा का अधिकार। तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था और 2010 में ये लागू हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा था। इस वीडियो का जो डिटेल वाली वीडियो, उसका लिंक इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। अगला है अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। एक तो देखो इसमें क्या होगा कि कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया गया 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। ठीक, ये है। और दूसरा होता है निवारक निरोध बोलते हैं इसे। इसका मतलब ये होगा अपराध करने से पहले किसी को रोकना, यानी कि उसे गिरफ्तार कर लेना। और अधिकतम जो निवारक निरोध में 3 महीने की कैद हो सकती है, 3 महीने तक उसे रख सकते हैं। इस टाइप के लोगों को ज्यादातर क्या उनके घर में ही नजरबंद किया जा सकता है, जैसे कश्मीर में बहुत सारे नेताओं को तुमने देखा होगा ऐसे। तो ये अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार, और बहुत शॉर्ट में है, आप इसे लिख लोगे और मोटा मोटा इसे रिवाइज कर दोगे और याद रखोगे। ठीक, अब चलो देखते हैं अगली स्वतंत्रता। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें देखो 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। इसमें शोषण का पहला देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 में क्या है, देखो इसमें मानव व्यापार यानी कि दुर्व्यापार ये रहता है इसका, और बलात्श्रम। मानव व्यापार का मतलब ये होगा कि जैसे पहले दास प्रथा थी, एक व्यक्ति को कोई किसी का गुलाम बन जाता था, वो दूसरे को बेच सकता था, तो ये सब अपराध घोषित कर दिया कि अब मानव का व्यापार नहीं हो सकता, अगर ऐसा कोई करेगा तो अपराध होगा। ठीक, अगला है बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब ये होगा कि आप किसी से बेगार नहीं करवा सकते, बिना पैसे दिए आप उससे मजदूरी नहीं करा सकते, अगर आप उससे काम कराओगे तो पैसे देने पड़ेंगे उसे। ठीक है, और उसकी मर्जी के विरुद्ध उससे काम नहीं करा सकते, याद रहेगा। अगला है अनुच्छेद 24। इसमें है देखो कारखाने में बालकों का नियोजन। इसमें यह बताया गया कि कोई भी कारखाना होगा उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालक को अगर नियोजित करते हैं तो अपराध होगा। तो इसमें देखते हैं, देखो धार्मिक स्वतंत्रता का जो वर्णन है वो 25 से 28 के बीच में किया गया है। ठीक है, तो 4 अनुच्छेदों में है इसका वर्णन, तो इसे देख लेते हैं। देखो 25 में क्या है, धर्म के अंतःकरण व धार्मिक क्रियाकलाप के बारे में, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इसमें क्या है कि आपकी मर्जी है कि आप किस धर्म को मानते हैं, आप उसे किस तरीके से मानते हैं, आप तिलक लगाते हैं, टोपी पहनते हैं, जो मर्जी वो आपकी इच्छा है, वो आपकी अपनी है। तो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अगला है 26 में क्या है कि धार्मिक जो कार्य होंगे उनकी स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ ये है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो धर्म होगा उसके लिए आप
क्या करना चाहते हैं, उसके लिए कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वो यहाँ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला है 27 में, इसमें किसी भी धार्मिक करों से छूट दी गई है, कोई भी ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या किसी धर्म के लिए वो उसका प्रयोग होगा। ठीक। अगला है 28 में, शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से छूट। शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से छूट दी गई है इसमें। तो धार्मिक शिक्षा का मतलब ये होगा कि अगर कोई भी मतलब सरकारी स्कूल होगा तो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा आप लोगों को नहीं दी जाएगी, और अगर आपका धार्मिक शिक्षा देनी है तो आप अपने से ही उसका करोगे, अपने से ही प्रबंधन उसका करोगे। ठीक है, सारा खर्चा अपने खुद से होगा। जो है अगला, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। देखो अनुच्छेद 29 और 30 दो ही है इसमें, और ये अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में है। देखो पहला अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग होगा उसकी जो भाषा लिपि होगा वो उसे संरक्षित रखने का पूरा अधिकार होगा, उसको कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद है अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन। अब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक बहुत सारे आते हैं, सिख भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, जैन भी, सब अल्पसंख्यक में आते हैं। ठीक है। तो इन वर्गों को अपने जो भी इनके शिक्षा संस्थाएं होंगे या इनकी जो कल्चर होगा उसे संरक्षित रखने का, उनकी स्थापना करने, उससे संबंधित संस्थानों की स्थापना करने का इन्हें अधिकार होगा। ठीक है। अब एक लास्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 32, जिसे मूल अधिकारों का मूल अधिकार भी कहा जाता है और जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो बोलते हैं। इसमें केवल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा आता है इसमें, 32। तो अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। अगर आपका मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप अनुच्छेद 32 के हिसाब अनुसार सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाए कि मेरे ये मूल अधिकार है, इनका मुझे हनन हो रहा, तो सुप्रीम कोर्ट इसके हिसाब से 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो आपका मामला कैसा, उसी हिसाब से आपकी रिट जारी होगी। अगर मान लो किसी भी आदमी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया, उसे कैद कर लिया गया, तो कोई भी आदमी, आपका रिलेटिव या कोई भी जाकर या कोई भी जनहित याचिका के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन देगा और तब रिट जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसी टाइप की जो रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो उन्हें वही सारी किस्में आती है, अनुच्छेद 32 में आती है। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, आप लोगों को केवल रिवाइज करना है इतना। मूल अधिकार बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया था, पिछले उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग इसे देख लेना। कल हम नीति निर्देशक तत्व करेंगे, बहुत छोटी सी क्लास करेंगे, और मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, दोनों एक साथ निपटाएंगे, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम सीधा संसद में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और थोड़ी सी क्लासेस में फिर ये खत्म हो जाएगा बाद में। ठीक, अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।